नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। वर्ष 2026 का पहला महीना बीत चुका है और 2027 में अब 11 महीने बाकी है। 2027 का संदर्भ उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों को लेकर है, लेकिन 2027 के शुरू में मकर संक्रांति से अर्ध कुंभ भी हरिद्वार में होना है। ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो उत्तराखंड विधानसभा के छठे चुनाव होंगे वो 2027 के बजाय 2026 के आखिरी महीनों में भी हो सकते हैं। राजनीतिक सरगर्मी, मौसम की ठंडक के बनस्पत काफ़ी उफान पर है। तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां अगले चुनावों को लेकर है और यूँ भी 2025 भी चुनावी साल रहा। पहले नगर निकाय के चुनाव हुए और उसके बाद जुलाई महीने में पंचायती चुनाव हुए, यानी कि अब इस बार नजरें देहरादून पर है। सभी राजनीतिक दलों की तैयारी विधानसभा चुनाव को लेकर है। वो किस तरह से जनता के मुद्दों को, जनता की सुविधा को सामने रखकर जनहितैषी दिखाने का प्रयास कर रही है। सरकार ने इसी बीच 17 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाए थे। पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चले। माना गया है कि इस जन शिकायतों के निस्तारण की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहे और चंपावत जिला, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिला है, जिसको आदर्श जिला भी कहा जाता है, उसमें सबसे अधिक शिकायतों का निस्तारण उत्तराखंड के 13 जिलों में हुआ। तो ऐसे में क्या चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं, बीजेपी किस तरह से अगले बार जो चुनाव होने हैं उन चुनावों की तैयारियां, उन जो जमीन के मुद्दे, जनता के मुद्दे क्या हैं, इसको जानने के लिए आज हमने भाजपा के एक ऐसे नेता जो सुदूर क्षेत्र के हैं, यानी कि ऐसे इलाके के हैं जिस क्षेत्र की ख्याति उत्तराखंड में भी है, देश में भी है और दुनिया में भी है। देवीधुरा वह क्षेत्र है और देवीधुरा की बगवाल से देवीधुरा का स्मरण यूँ भी होता है। राजेश बिष्ट साहब हमारे साथ हैं, सीधे हमसे ही बात करते हैं। भाई साहब, आपका बहुत स्वागत है देवभूमि टुडे में। अब चूंकि विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम समय है, यानी कि ये चुनावी साल है जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा लगता है, वो तो चुनावी मोड में हमेशा रहती है, लेकिन जन जन की सरकार, जन जन के द्वार का जो कार्यक्रम चलाया, उस कार्यक्रम से सबसे पहले आपके जो क्षेत्र है, क्योंकि आपका बहुत रिमोट का क्षेत्र है, तमाम समस्याएं वहाँ हैं, समस्याओं का पहाड़ है ऐसा कहा जा सकता है, असुविधाएं बहुत हैं, तो उसमें कितनी राहत मिली है? देखिए, सबसे पहले मैं भाई साहब आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इस जिले के महत्वपूर्ण एक पोर्टल होने के नाते आपने हमेशा से जन भावनाओं को देखते हुए मुद्दों को सर्वांगीण तरीके से यहाँ पे हम सबके सामने रखने की कोशिश की है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी की जब हम बात करते हैं, जिला चंपावत की बात करते हैं, उत्तराखंड प्रदेश की बात करते हैं, तो हमें ये समझ आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले वो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के अंदर जिन्होंने अपने कार्यकाल के पहले दिन से ये प्रयास किया है कि प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सुदूर क्षेत्र में कहीं का व्यक्ति हो, उसको किस तरह से जनभावनाओं को देख के उसके जो सुख दुख के कार्य हैं, जो विकास के कार्य हैं, वो कैसे मुमकिन हो सके, उनके लिए वो दिन रात प्रयासरत रहते हैं। मैं उनका, इस प्रदेश की जनता, खासतौर पर जिला चंपावत की वजह से विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने जन योजनाओं की बात की। जन योजनाओं में भाई साहब हमें जो चीज़ें दिख रही हैं, खासतौर पे जब हम स्वरोजगार की बात करते हैं या प्रदेश के अंदर नौकरियों की बात करते हैं, महत्वपूर्ण तब हो जाता है कि 2000 में बना ये राज्य, जन भावनाओं को देखकर बना हुआ ये पर्वतीय राज्य, 2000 से लेके जब हम 2022 तक का समय देखते हैं और 2022 से 2026 तक का समय देखते हैं, तो हमें उन 22 वर्षों में जो रोजगार मिले हमारे प्रदेश के बेरोजगार युवा को, उसके सापेक्ष जब 28,000 नियुक्ति की बात हम लोग इन बीते 4 वर्षों में करते हैं, तो ये अपने आप एक ऐसा मील का पत्थर साबित हुआ है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी मुख्यमंत्रियों से एक अलग श्रेणी में रख देता है। अब जन समस्याओं की बात हम करते हैं। देखिए, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जो बिल उन्होंने विधानसभा में पास किए हैं या इस प्रदेश की सरकार ने पास किए हैं, उसको अगर मैं उसका व्याख्यान करूं तो मुझे ये समझ आता है, सबको एक नज़र से देखने वाला यूसीसी का जो बिल था, वो इस राष्ट्र के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जो आज उत्तराखंड को, इस प्रदेश के 1.25 करोड़ उत्तराखंडियों को समान रूप से
समान कानूनी व्यवस्थाएं देने के साथ साथ सबके अधिकारों को सर्वप्रथम रखने वाले मूल्यों को देखते हुए ये यूसीसी का जो बिल हुआ है वो सबके हित के लिए हुआ। और 1 वर्ष होने की इस खुशी पे पूरे प्रदेश के अंदर आप समय समय पे देख रहे होंगे कार्यक्रम भी हो रहे हैं जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इस समय प्रदेश के अंदर जो चीजें हम देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे अवैध कब्जों को। वो अवैध कब्जे कांग्रेस शासन काल के समय से लोगों के लिए एक ऐसी चीज बन गई थी जिसमें उन लोगों को यह लगने लगा था कि सरकार की भूमि हो या व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की भूमि हो, अगर हमने इस पर अधिकार कर दिया तो वो अधिकार हमारा हो गया। उस अतिक्रमण को अगर बुलडोजर चलाने का काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस अल्प काम कार्य समय में किया गया, जो अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है कि आदमी अब सरकारी जमीन हो या किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की जमीन हो, उस पर हाथ रखने से पहले 10 बार सोचेगा। हम नकल विरोधी कानून की जब हम बात करें तो हमें दिखता है कि नकल विरोधी कानून की तरफ जब 10 करोड़ का उसमें जुर्माना और आजीवन कारावास की जो सजा है वो अपने आप में एक ऐसी सजा है जिसमें नकल करवाने वाले या नकल के बारे में सोचने वाले लोगों को की भी रूह कांपेगी कि अगर हमने इस तरह का काम किया तो ये पारदर्शी जो निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये अपने आप में उनको सब मुख्यमंत्रियों से अलग करता है। जब हम प्रदेश के अंदर एक बहुत ही दुखद प्रकरण हुआ बहन अंकिता भंडारी का, जिसके लिए विपक्ष ने अपनी छोटी और ओछी मानसिकता की राजनीति करके सड़कों में बवाल काटने का काम किया। और जनभावनाओं को देखते हुए खास तौर पे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहन अंकिता भंडारी के माता पिता से बात करी और उसके बाद जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय, उनकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए, उनकी बातचीत को देखते हुए, उनकी बातचीत को समझते हुए सीबीआई का जब इसमें उन्होंने इस केस को स्थानांतरण करा तो ये अपने आप में मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को बखान करता है कि वो सबके दुखों को समझते हैं और उन दुखों का निर्णय लेने में कोई भी हिचक नहीं करते और फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करते हैं। ये उनको तमाम उन मुख्यमंत्रियों से अलग कर देता है जो इस उत्तराखंड को एक अलग पृष्ठभूमि में लाके रखते हैं। जब हम इस प्रदेश के अंदर बात करते हैं कि नकल होने पर हरिद्वार में जो इतना बड़ा कांड हुआ नकल विरोध का, उसके लिए जो बच्चे सड़कों पे बैठे हुए थे, उनके कहने पर, उनकी भावनाओं को समझते हुए जिस प्रकार से सीबीआई जांच के लिए वो काम किया है, वो भी उनको सबसे अलग मुख्यमंत्री के रूप में पेश करता है। जब हम देखते हैं इस प्रदेश के अंदर कि जब विकास की बात हम करने लगते हैं तो आज जो सड़कों का नेटवर्क 4 धाम को लेकर जा रहा है, आज जो रेलवे का नेटवर्क हम लोग देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, आज हम देख रहे हैं कि उपनल कर्मचारियों को समान वेतन समान कार्य के रूप में दिया जा रहा है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को धाकड़ धामी के रूप में पेश करती है, जो मेरी कहने पर नहीं, ये 1.25 करोड़ उत्तराखंडी और अन्य राज्यों के अंदर भी पुष्कर सिंह धामी जी के नाम का डंका बजता है। और जिस चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, राज्यों के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उन्होंने अपनी छवि को, अपनी उपस्थिति को और अपनी कार्यशैली को हर राज्य के अंदर उपस्थिति दी और जिस राज्य में वो गए वहां पर जीत कर आए हैं। ये उनकी उपलब्धियां हैं। बिष्ट साहब, आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम करने के जो ढंग है, कार्यप्रणाली है, उसमें किस तरह से आक्रामकता है और सबको एक नज़र से देखने के लिए जो यूसीसी कानून लाए थे वो पिछले साल जो लागू हुआ है 27 जनवरी से, तमाम बातें कही, लेकिन विपक्ष का मुख्यमंत्री पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं कि अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच के जो आदेश दिए गए वो बहुत देर से दिए गए। उसी तरह से पिछले दिनों एक वारदात हुई थी, जो किसान काशीपुर के किसान की हल्द्वानी में आत्महत्या का मामला आया और जिस तरह से उसमें नाम आए, जो उनके वीडियो में जो नाम सामने आए, तो ये प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रदेश के भ्रष्टाचार और तमाम तरह की उंगली उठाने के ऐसे आरोप विपक्ष लगाता है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए भाई साहब, मेरा उसमें यह कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के साथ साथ देश के जनप्रिय नेताओं में उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। वो विपक्ष को पच नहीं रही है। विपक्ष क्या काम कर रहा है? विपक्ष सड़कों पे उतर के कार्य को बाधित करने का काम कर रहा है, प्रदेश के माहौल को खराब करने का काम कर रहा है। मैं ये मान के चलता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब जब जिन भी, चाहे अपराध के लिए बात हो, युवाओं के लिए बात हो, विकास के लिए बात हो, किसानों के लिए बात हो, अस्पताल की बात हो, स्कूलों की बात हो, तमाम जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, जब जब माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष गए, उन्होंने उन सब का निर्णय लेने का काम किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी किसी भी कृत्य के पीछे संलिप्त है उसको बख्शा नहीं है, उसको सीधे सलाखों के पीछे डालने का काम किया है। आपने बहन अंकिता भंडारी की बात की, मुझे बड़ा दुख होता है
जब एक दिवंगत बहन की आत्मा को सताने के लिए ये लोग विपक्ष के रूप में सड़कों पे एक ऐसा दल बना के घूम रहे होते हैं। एक दल राष्ट्र के अंदर इंडी गठबंधन के रूप में घूम रहा है, एक दल सर्वदलीय दल के रूप में इस प्रदेश के अंदर घूम रहा है। उनके लक्ष्य को देखने की जरूरत है, वो चाहते क्या है। बगैर साक्ष्य के अगर आप कहें कि किसी को भी बंद कर देना चाहिए, किसी के भी आरोप लगने पे उसे जेल में डाल देने चाहिए, तो कितना सही है ये अपने आप में समझने के लिए और समझदार व्यक्ति के लिए इतना ही काफी है। उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए 24 घंटे के अंदर अगर उन दोषियों को अंदर डालने का काम किया तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मुमकिन हो सकता था। उन अपराधियों को सजा दिलाने का काम, खास तौर पे आजीवन कारावास, उसके अलावा उनको 1 सेकंड की बेल नहीं मिली कोर्ट से। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी मजबूत पैरवी की है, जिसकी वजह से उन लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। और दिवंगत बहन के माता पिता ने जब जब अधिवक्ता बदलने की बात करी, उनको उनकी पसंद का मजबूत अधिवक्ता दिया गया है। तो यह अपने आप में दिखाता है कि निर्णय लेने में कितनी पारदर्शिता बरती गई है। तो मैं ये मानता हूं कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं। अगर विपक्ष जितना सड़कों पे उतर के प्रदेश सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, अगर वो घर घर जाके जनता के सरोकार के काम करे, अगर उनके 20 विधायक इस प्रदेश के अंदर चुने गए हैं, अगर वो जाके अपनी विधानसभा के अंदर जनता के सरोकार के काम करें, तो आपको उस दिन वाकई पता चलेगा कि यार वाकई में विधानसभा इस प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख विपक्षी दल के रूप में अपना काम जिम्मेदारी से करो। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आप लोकसभा के अंदर देखिए, इनके एलओपी राहुल गांधी जी तख्तियां लेकर लोकसभा का समय खराब करते हैं। उस प्रश्नकाल के दौरान उनकी असेंबली के लिए, देश के लिए क्या चीज बेहतर होनी चाहिए, क्या सुझाव होना चाहिए एलओपी की, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो वहां नहीं निभा रहे। और उन्हीं को देखा देखी यहां के जो एलओपी हैं वो इस जब विधानसभा का सत्र लगता है तो उस सत्र के दौरान तख्तियां प्ले कार्ड लेकर घूम रहे होते हैं। हमारी जनता के पैसे का दुरुपयोग या उसको बर्बाद करना कितना सही है, आप सोचिए। क्या विधायक को हमने प्ले कार्ड प्रदर्शित करने के लिए विधानसभा भेजा है? किस विधायक ने जब जब सत्र लगा है कितने क्षेत्र की बातें रखी, आप मुझे बताइए, एक दिन भी रखी है? तो ये सारी चीजें खासतौर पे प्रमुख विपक्षी दल को शोभा नहीं देती है। उसका काम है चुनावी वर्ष, कम से कम इस वर्ष तो जाके अपने क्षेत्र के लोगों के पास जाके जन सरोकार की बातें करें, उनके सुख दुख को जाने। और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये मेरा, इस चीज को आप ये मत मान के चलेगा मैं बीजेपी में हूं तो मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का हाल 27 के चुनाव में उससे भी बुरा होने वाला है जो इनके साथ 2022 में हुआ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको। प्रदेश के स्तर के मुद्दों से हम सीधे अब आपके अपने क्षेत्र, जो पार्टी क्षेत्र है, देवीधुरा क्षेत्र है, उसके विकास की बात करते हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसा मसला होता है जो किसी भी सरकार के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। पार्टी में 2 डिग्री कॉलेज हैं पार्टी विकास खंड में, पार्टी और देवीधुरा। चंपावत जिला, जिसको आदर्श जिला बनाने की कवायद हो रही है, एक मॉडल पेश करने की पूरे प्रदेश में, उसी जिले के पार्टी क्षेत्र में जो आदर्श महाविद्यालय है, जिले का अकेला और प्रदेश का दूसरा खटीमा के बाद, लेकिन उसमें विषय नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी 2 साल पहले नए विषयों की, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। और पिछले साल भी 2025 में भी अगस्त सितंबर में छात्रों ने आंदोलन किया, लेकिन वो स्थिति अभी यथावत है। इसी तरह से जो शिक्षा के साथ साथ अस्पताल के जो मामला है, स्वास्थ्य का जो मामला है, देवीधुरा में बहुत ही छोटे स्तर का अस्पताल है जिसमें फर्स्ट एड भी मुश्किल मिल पाता है, और पार्टी के अस्पताल की भी स्थिति बहुत अलग नहीं है। तो ऐसे में जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की तकलीफ को दूर करने के जो विषय हो सकते थे, उनकी अनदेखी क्यों हो रही है? देखिए वैसे मैं इसमें आपको ये कहना चाहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर पे जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करता हूँ, और मुझे ये दिखता है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ वो इस जिले के भी माननीय विधायक हैं, उनकी जिम्मेदारी इस जिले को लेके और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने 13 जिलों में समान रूप से कार्य करने होते हैं। चूँकि हमारे इस जिला चंपावत को उन्होंने आदर्श जिला बनाने का संकल्प लिया है, मैं ये मानकर चलता हूँ, जो आपने विषय रखा, खासतौर पे अस्पतालों की बात आपने करी, आपने स्कूलों की बात करी, निश्चित रूप से वहाँ पे कुछ खामियां आजकल जो टीवी मीडिया के माध्यम से हम सुन रहे हैं उनमें निश्चित रूप से आ रही होंगी। लेकिन मैं उसमें आपको ये बताना चाहता हूँ, वर्ष 2023 से मुझे अच्छे से याद है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ही निर्देश में इस पूरे जिले के अंदर 830 स्कूलों में, चाहे उसमें प्राइमरी स्कूल हो, उसमें हाई स्कूल हो, इंटर स्कूल हो, उन तीनों प्रारूप में 830 स्कूल हमारे इस जिले के अंदर, और उन सभी स्कूलों में मैं ये मानता हूं 10 लाख से 25 लाख रुपए तक के निर्माण कार्य हो रहे हैं, जिसमें अच्छी बिल्डिंगें बन रही हैं,
टीचर मुहैया करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और जहां पे कमी है, जैसे जैसे हमारे इस जिले के अंदर मैं ये मानता हूं जिम्मेदार जिलाधिकारी ने जिम्मेदारी उठाई है, जब से मनीष कुमार जी ने जिम्मेदारी उठाई है तब से मैं एक चीज देख रहा हूं कि उनका रात्रि प्रवास यहाँ के सुदूर गांवों में होता है, और रात्रि प्रवास के दौरान वो उस घर की तकलीफ को सुनने की कोशिश करते। नहीं तो जिलाधिकारी को क्या पड़ी, जिलाधिकारी भी अच्छे से अपने हीटर लगा के कमरे के अंदर रह सकते हैं, सरकारी व्यवस्थाएं उनको मिल रही है। लेकिन जिस तरह से हमारे जिले के जिलाधिकारी जी को जिम्मेदारी मिली है, या मैं कहूं माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने फ्री हैंड दिया, उस फ्री हैंड के कारण उनको आज आप समस्या बताइए। मैं इस प्रदेश की लगभग 450 डिबेट्स में बैठ चुका हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं, प्रदेश सरकार को रिप्रेजेंट करता हूं, तो उसमें मैं ये देखता हूं जिला चंपावत से रिलेटेड जो भी समस्या आती है उस पर वो मुझे बैठाते हैं, और उस पर मैंने जो जो समस्याएं देखी, देखिए मैं अपने नेता की तारीफ करूं ये इस तरह से देखा जाएगा कि यार इनकी पार्टी का नेता शायद इसलिए तारीफ कर रहे हैं। आज के ही ब्लॉग में, आज के ही अपने फेसबुक पेज में इस जिले के लोहाघाट विधानसभा के सम्मानित विधायक कुशाल सिंह अधिकारी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करा है कि 85 करोड़ की लिफ्ट योजना उनके द्वारा वहां पे स्वीकृत करके उसका फंड रिलीज कर दिया है। तो ये अपने आप में एक उनके लिए एक सम्मानजनक चीज हो गई कि यार एक विपक्ष का विधायक उस मुख्यमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं और उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। जब उन्होंने काम किया तभी तो कर रहे हैं, नहीं तो कभी ऐसा मुमकिन होता विपक्षी विधायक सत्ता पार्टी के एमएलए या उसके जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी तारीफ कर रहा हो। तो यहां पे योजनाएं तो हो रही हैं, लेकिन जैसे आपने बोला कि जनता की समस्या आ रही है, समस्या क्या आ रही है? माननीय मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं, जो 4-5 वर्षों से केवल सरकारी दफ्तरों में धूल फांक रही है, वो मेरे लिए भी वाकई में चिंता का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर सिर्फ इसलिए नहीं करता हूं कि मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं, मैं उनका आदर इसलिए करता हूं अल्प कार्य में, अल्प समय में जो उन्होंने अपने 4-5 साल के कार्यकाल में इस उत्तराखंड को एक अलग पृष्ठभूमि में लाके सब राज्यों से ऊपर स्थिति में रखा हुआ, मैं उसको देखकर यह मानता हूं कि इस जिले को आदर्श बनाने के लिए यहां के अधिकारियों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जिस प्रकार से माननीय जिलाधिकारी जी अपना काम दिन रात कर रहे हैं, दिन रात लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं उनको किस जगह पे किस विभाग के द्वारा रोका गया है या किस विभाग के द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, और अगर 5 वर्ष पूर्व होने पर भी वो कार्य अगर वहीं के वहीं रुके हुए हैं तो उसमें जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात जरूर जानी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आपके जो आपने प्रश्न किया इसका उत्तर अगर ये हमारी लाइव डिबेट उन तक जाती है तो निश्चित रूप से वो इस पर कार्रवाई करेंगे, और जो उनकी घोषणाएं हैं वो लोगों के लिए रोज का विषय बन रही है। और मैं बिल्कुल पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं चाहता हूं कि मेरी पार्टी के लिए या माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हमारे लोगों का किसी प्रकार की उनकी घोषणाओं का ना पूरा होना, वो वहीं पर रुके रहना, वो रोष का कारण ना बने, इसलिए मैं प्रयासरत हूं इस पे। पलायन एक बड़ा मसला बन रहा है, चूंकि उत्तराखंड का जब राज्य बना था तो ये उम्मीद थी कि रोजगार भी मिलेगा, खेत खलिहान लहलाएंगे और ग्रामीण विकास होगा, गांव की आबादी शहरों की ओर नहीं भागेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस मायने में फर्क नहीं लगता है 25 साल से ज़्यादा बीतने के बाद, क्योंकि शहरों में उद्योग की कोई ऐसी स्थिति नहीं है, गाँव में खेती को लेकर बहुत उत्साहजनक स्थितियाँ नहीं है, सिंचाई की बहुत व्यवस्थाएं नहीं हैं, बहुत सुविधाएं नहीं हैं। पशुपालन जो बहुत अहम पार्ट है, डेयरी का उद्योग है, पशुपालन है, उसको लेकर भी दुग्ध संघ है, पशुपालन में ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं, साइलेज मतलब पोषाहार की तमाम चारे की व्यवस्था थी, लेकिन वो ज़मीन में उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर वो सतर्कता, वो सावधानी, वो तत्परता नहीं दिखती है जो घोषणाओं में दिखती है, जो योजनाओं की चमक में दिखती है। और ऐसे में जो गांव के लोग हैं, खेत में जंगली जानवरों का मसला आता है, सिंचाई का आता है, दूध के दाम उनको सही नहीं मिल पाते हैं, रोड कनेक्टिविटी और जहां उन्हें दूध पहुंचाना है तो उसके बीच फासला होता है। तो ये सब चीज़ें कैसे पाटी जाएंगी? भाई साहब, ये आपका इस जिले के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं ये समझता हूं कि इस उत्तराखंड के अंदर खासतौर पे गढ़वाल और कुमाऊं के जब हम पर्वतीय और सुदूर इलाकों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से पशुधन, जिसे हम पशुपालन कह रहे हैं, वो पशुधन के रूप में एक पशुपालक के लिए आमदनी का एक आजीविका चलाने का मुख्य स्रोत हुआ करता था। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से घसियारी योजना के माध्यम से हमारे इस पूरे प्रदेश के अंदर साइलेज की व्यवस्था बड़ी सुचारू मिल रही थी। अभी मैं 2 महीने पहले की आपको बात बताऊं, 2 माह पूर्व करीब 10 करोड़ का बकाया साइलेज कंपनियों को होना था, जिस 10 करोड़ के बकाये की वजह से साइलेज की आपूर्ति इस प्रदेश के अंदर बंद हो गई थी। तो मैंने
माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम के द्वारा जो प्रशासनिक टीम देहरादून बैठती है, उसमें सुभाष जी के माध्यम से उन तक प्रार्थना पत्र भिजवाया और मैं उनका आभार सभी पशुपालकों की तरफ से करना चाहता हूं कि साइलेज की पेमेंट त्वरित 2 दिन के अंदर कराई उन्होंने, और वो 2 दिन के अंदर पेमेंट कराने का लाभ ये मिला कि 13 जिलों के अंदर सुचारू रूप से साइलेज की दोबारा से आपूर्ति पूरी होने लग गई। एक बात, लेकिन इसमें दूसरा सवाल यह है, चूंकि मैं इस जिले के अंदर सचिव संगठन, सचिव जिनको कहा जाता है, सचिव वो व्यक्ति होता है जो आंचल की दुग्ध डेयरी को चला रहा होता है, जिसको पूरे इलाके का दूध संरक्षित करके उस दूध को आगे आंचल डेयरी में पहुंचाना होता है, उसे सचिव कहते हैं। उन सचिवों की बड़ी समस्याएं हैं, उन पशुपालकों की बड़ी समस्याएं हैं, जो निश्चित रूप से आपके इस सवाल के साथ मैं कहना चाहूंगा। साइलेज की आपूर्ति आंचल से और सहकारी समिति से पशुपालक को मिलती है। ये आजीविका के लिए पूरे उत्तराखंड में महत्वपूर्ण स्रोत है। पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, मशरूम के लिए, कीवी के लिए तमाम वो सारी योजनाएं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ी गई हैं। तमाम उस तरह के ऋण पशुपालक को या उस कृषक को मिल रहे हैं जिससे वो आजीविका चला सकता है, जिसमें 90% तक जो ब्याज का अनुदान है वो सरकार दे रही है। उसके अलावा ऋण में भी कई जगहों पे 30 से लेकर 50% तक की सब्सिडी है। लेकिन इसका दुरुपयोग यहाँ ऐसे हो रहा है, मैं अपना ही उदाहरण अगर आपको दूं, मैं इस समय 35 गौ माताओं की सेवा कर रहा हूं। उन 35 गौ माताओं की सेवा करते हुए जो मुख्य मार्ग है वहां से मेरी डेयरी तक का 1-1.25 किलोमीटर का दूरी है जो कच्चा मार्ग है। उस कच्चे मार्ग पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा हो गई थी कि वो पक्का उसको डामरीकरण किया जाएगा। ऐसी तमाम रोडें इस उत्तराखंड के अंदर होंगी। खासतौर पे मैं जिला चंपावत की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिम्मेदार नेता, हम उनको नहीं कहेंगे तो कहेंगे किसको। तो उन 35 गायों की आपूर्ति के लिए आंचल से और समिति से कई बारी साइलेज समय से नहीं मिल पाता। हमेशा आंचल के अंदर तो एक सीधा सा जवाब होता है, जी हमारे पास आया नहीं है तो हम दे कहां से। पशुपालक के लिए कितनी गंभीर समस्या है कि जो साइलेज उसको चाहिए, जिससे उसका पशु जीवित रहने वाला है, जिससे उसका पशु दूध देने वाला है, वो उसको नहीं मिलेगा समय से, तो उसका चलेगा कैसे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पे घसियारी योजना के तहत 80% सब्सिडी दी जाती थी, जो अब घटाकर 60% कर दी गई है, जिसकी मार सीधे सीधे पशुपालक पर है। एक बात। दूसरी बात, एक पशु आहार का हम लोगों को आपूर्ति मिलती है आंचल के द्वारा। उस बैग को हम 2 महीने पहले 950 का ले रहे थे, आज उस बैग को 1,1050 रुपए का कर दिया है। तो ये मैं अपना अगर उदाहरण देकर चलूं, मेरे पास 35 गाय हैं, मेरे 2 बैग लगते हैं एक दिन के। एक बैग में 100 रुपए सुबह, एक बैग में शाम को 100 रुपए, 200 रुपए रोज का, मतलब महीने की 6,000 रुपए मेरे को जो आमदनी होनी थी उससे मेरे को घाटा हो रहा है। दूसरा, साइलेज में 80% जो पहले अनुदान था वो अब 60 कर दिया। उसका नुकसान मुझे ये हो रहा है कि 2.5 रुपए किलो जो मुझे साइलेज मिलता था अब 3.5 रुपए किलो मिल रहा है। जो भी आंचल अपने हिसाब से बेचता है, अपने हिसाब से भेजने से पशुपालक को मार ये पड़ रही, 1 रुपए किलो का फर्क पड़ता है। और मेरा एक दिन में 800 किलो चलता है। 35 गायों को मुझे 800 किलो साइलेज देना पड़ता है, जो 800 रुपए की सीधी मार है मेरे को। तो आप अंदाज कीजिए कि ये सीधे सीधे महीने की 30 से 40 हजार की मार है। हम ये कहते हैं महंगाई हो गई होगी, आपके कोई खर्चे ऐसे होंगे जो बढ़ गए होंगे, तो दूध का खर्चा कौन बढ़ाएगा ये भी तो आपने बताना होगा। तो मेरा आपके इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी खास निवेदन यह है कि आप आजीविका चलाने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, पशुधन को बढ़ावा देने के लिए, पहाड़ के पलायन को रोकने के लिए तमाम वो सारी स्कीमें चला रहे हैं। लेकिन इसमें जिम्मेदार अधिकारियों का भी बीच बीच में दखल देने की आपकी इसलिए जरूरत है, वो अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे को आपूर्ति समय से मिलती है और जो इन्होंने मानक तय कर दिए हैं कि जो गाय दूध देगी सिर्फ उसका साइलेज देंगे, तो क्या बाकी गायों को हमने भूखा मार देना चाहिए। दूसरा, यहां से सीमन की क्वालिटी, चाहे कोई भी माध्यम, चाहे बाइफ का माध्यम हो, पशुपालन विभाग का माध्यम हो, सीमन की गुणवत्ता इतनी पुअर आ रही है कि पशुपालक जिस पशुधन से अगर बछिया होती है उसको आगे एक अच्छी गाय के रूप में, उन्नत नस्ल के रूप में देखता है, तो उन्नत नस्ल के सीमन यहां पे उपलब्ध नहीं है, जो एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा, पशुपालक की एक परेशानी और है, आज हम बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, हमें 20 रुपए लीटर पानी मिल रहा है और हमारे दूध का रेट 28 रुपए आता है। कितना दुखद विषय है ये। आप ये समझ के चलिए कि हम दूध बाजार में भी बेचने नहीं जा पा रहे क्योंकि सुदूर इलाके में बाजार नहीं है। या तो हमने दूध को घर पे फाड़ लेना है और आंचल को देना है, तो 28 से 32 रुपए का रेट आएगा। और आंचल ने समय समय में अपने दूध का रेट बढ़ाया है। अगर आप अपना दूध का रेट बढ़ा रहे हैं तो उस पशुपालक की क्या गलती है जो आपको दूध सप्लाई कर रहा है। बारिश हो, तूफान हो, बर्फ हो, घर पे कोई मर गया हो, गिर गया हो, दूध नहीं रोक सकता है वो पशुपालक।
तो जब वो 24/7 आपकी सर्विसेज के तैयार है तो उसकी चिंता कौन करेगा? हमारे सचिवों को मानदेय के रूप में 50 पैसे प्रति किलो मिलता है। अब वो 50 पैसे प्रति किलो से सचिव क्या पूर्ति कर लेगा? जिसकी डेयरी में 100 लीटर दूध है, उसने उसका संरक्षण भी करना है, उन पशुपालकों की गालियां भी खानी है जिसमें 28 रुपए 30 रुपए दूध आ रहा है, उसका फैट पता नहीं क्यों कम आता है। उसके बाद जब वो बिल बनाने लगेगा, पेमेंट 2-2 महीने बाद आंचल से हो रही है। जब सरकार समय से पूर्ति कर रही है आपके कोष की, तो पशुपालक को पैसा समय से क्यों नहीं मिलेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आज पशुपालकों को दिसंबर 15 तारीख तक का पैसा मिला और जनवरी का पहला हफ्ता आ गया या फरवरी का पहला हफ्ता आ गया। तो आप इस बात से अंदाजा कीजिए कि पशुपालक का कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये पीड़ा का विषय है। और जिन सड़कों पे कच्ची सड़कें जुड़ी हुई हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, आपकी घोषणाएं हैं उन सड़कों के लिए, कृपया उन अधिकारियों को जरा चेताने की जरूरत है, उन अधिकारियों को निर्देशित करने की जरूरत है कि ये अगर सड़कों पे डामरीकरण जिन कारणों से नहीं हुआ, जो फाइल आप लेकर बैठे हुए उसके पीछे के कारण क्या और उसकी जिम्मेदारी आप तय कीजिए। तब जाके जो लोग रोष में है, जो पीड़ा में है, जो आपसे कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपको अपना जन नेता मानते हैं, आपको लोकप्रिय नेता होने के नाते तो अपने घर का बच्चा भाई मानते हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर दुगनी हो जाती है। तो मेरी तो इतनी प्रार्थना है भाई साहब।